अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, पिछले दिनों नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के साबिक प्रेसिडेंट साहब ने एक पोस्ट जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप में शेयर की। आइए मैं आपको पहले वो पोस्ट दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम इस मौजू पे बात करते हैं। तो ये पोस्ट आप देख लीजिए, इसमें उन्होंने लिखा है कि जी सदर PHM पंजाब की वजारत कानून और इंसाफ में इंतहाई बड़े लेवल की मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह वजारत कानून और इंसाफ में इंतहाई बड़े लेवल पर होने वाली मुलाकात में होम्योपैथिक कौंसल और तिब कौंसल को जम करने के हवाले से मुशावरत की। अच्छा, अब ये मुशावरत क्या हुई, ये आगे उन्होंने लिखा कि जिसके मुताबिक आईन पाकिस्तान के 4th शेड्यूल में एंट्री नंबर 11 है, लीगल मेडिकल प्रोफेशन उसमें शामिल है। यानी ये कह रहे हैं कि लीगल मेडिकल प्रोफेशन यानी एक प्रोफेशन, कानूनी मेडिकल प्रोफेशन जो है वो इसमें शामिल है, जबकि वहां इबारत जो है वो डिफरेंट है। वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं कि वहां पे वो क्या लिखा हुआ है और यहां इन्होंने ये क्या तर्जुमा करके क्या लिखा है। तो और ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 153 और 154 है। इसके मुताबिक कौंसल पर यानी UH एक्ट 1965 में अगर कोई भी कानून साजी करनी है तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI यानी मुश्तरका मफादात की काउंसिल की मंजूरी से होगी। आगे लिखते हैं कि जो वजीर आजम और चारों सूबों के वजीर आला पर मुश्तमिल है। इसकी मंजूरी के बगैर कोई भी तब्दीली काउंसिल के एक्ट में नहीं हो सकती। आगे आखिर में लिखा कि लिहाजा वफाकी वजारत नेशनल हेल्थ के पास कोई ड्राफ्ट इस मंजूरी के बगैर बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। तो ये इख्तियार है या नहीं है, ये आगे चल के अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये पोस्ट एक मरतबा इन्होंने तमाम ग्रुप्स में शेयर की, उसके 2-3 दिन बाद जो है फिर दोबारा इन्होंने ये पोस्ट शेयर की, और शेयर करने के बाद एक ग्रुप में इन्होंने फिर मुझे नाचीज को मुखातिब करते हुए एक मैसेज किया। वो मैसेज भी मैं आपको के सामने पेश कर देता हूं। ये मैसेज देख लें आप सामने। मैं इसकी शुरू की 2-3 लाइनें पढ़ देता हूं, क्योंकि बाद वाली तमाम लाइनें जो हैं वो वही हैं जो अभी हमने इसमें इनकी पोस्ट में पढ़ी हैं। तो सदर मोहतरम जो है वो मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि सर गौरी साहब, आपसे तर्जुमे की दरख्वास्त की थी, अगर मुसरूफियात से फारिग हों तो मेहरबानी कर दें। आप साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स कमेटी हैं, मेहरबानी करके इस पर भी कोई विलाग कर दें। आईन पाकिस्तान गूगल पर मौजूद है। तो ये जिस इंटेंशन के साथ उन्होंने ये मैसेज किया है, जो उनका मतमई नजर है, मैं बखूबी समझता हूं। मैं इसलिए समझता हूं कि ये सदर मोहतरम साहब जो हैं वो मेरे शागिर्द भी रहे हैं, इसलिए एक उस्ताद अपने शागिर्द की तमाम रमजों को जो है वो बखूबी समझता है, और ये किस इंटेंशन के साथ मैसेज किया है वो मुझे बखूबी इल्म है। चले आइए अब हम इसका तफसील से जायजा ले लेते हैं। ये मौजू चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें वजाहतें दरकार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये व्लॉग जो है वो थोड़ा तवील होगा। इसके लिए मैं पेशगी अपने व्यूवर्स से जो है वो मादत खा हूं। तो जो लोग इस कानूनी पोजीशन को जानने के ख्वाहिशमंद हैं वो जो है वो ये व्लॉग जो है वो पूरा देखेंगे तो फिर तमाम हकीकत जो है उससे आगाही होगी। पाकिस्तान की आर्टिकल 153 और 154 का उन्होंने जिक्र किया है, तो मैं ये समझता हूं कि पहले मैं आपके साथ आईन की आर्टिकल 153 और 154 आपके साथ शेयर करूं, फिर मैं आपको वो 4th शेड्यूल जो है जिसमें लेजिस्लेटिव लिस्ट मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 153 क्या कहता है। ये जिसपे मैंने रेड जो है वो मार्क किया हुआ है, ये आर्टिकल 153 है। और 153 क्या कह रहा है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नंबर 1, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर रेफर्ड टू एज द काउंसिल टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सदर पाकिस्तान ने ये काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है। कौन कौन होगा इस काउंसिल में? द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, who shall be the chairman of the council. इसके बाद the chief ministers of the provinces, और 3 members from the federal government to be nominated by the prime minister from time to time. 3 members फेडरल गवर्नमेंट से मजीद होंगे जिनको वजीर आजम जो है वो वक्तन फवक्तन नामजद करेंगे।
तो ये तो आर्टिकल 153 है आइन का, जिसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कंपोजिशन बयान की है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आइन का आर्टिकल 154 जो है वो क्या कह रहा है। ये जो रेड मार्क किया हुआ है, ये देखें 154 आर्टिकल है, इसमें है फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये फंक्शन जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फंक्शंस हैं कि वो क्या कर सकती है। द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट and regulate policies in relation to matters in Part 2 of the Federal Legislative List and shall exercise supervision and control over related institutions. ये जो 154 आर्टिकल है आइन का, वो ये कह रहा है कि जो काउंसिल है जो कॉमन इंटरेस्ट की, वो फॉर्मुलेट करेगी और रेगुलेट करेगी पॉलिसीज रिलेशन टू मैटर्स। कौन से मैटर्स? जो पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में मौजूद है। तो आइए अब हम वो भी देख लेते हैं कि फोर्थ शेड्यूल क्या है, उसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर जो पॉइंट है, वो जो 11th नंबर पे एंट्री है वो क्या है, वो देख लेते हैं। ये जो फोर्थ शेड्यूल है आइन का, इसके दो हिस्से हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बहुत सारी चीजें शामिल हैं और पार्ट 2 में जो है वो कोई 18 के करीब जो है वो डिसिप्लिन है, जिसके मुतालिक जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से बात की गई है और उसमें वो लिस्ट मौजूद है जो फेडरल के एम्बिट में आते हैं कि इन चीजों पे कवानीन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी। फोर्थ शेड्यूल है, पार्ट 2 है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। इसमें जो रेलिवेंट पार्ट है वो 11 है और उसमें जो लिखा हुआ है वो देख लें आप क्या लिखा हुआ है कि लीगल अलग है और मेडिकल अलग है। लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस, यानी कानूनी, हेल्थ और दीगर प्रोफेशंस जो हैं उनकी जो लेजिस्लेशंस की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है, रेगुलेट करनी है, वो सीसीआई के इख्तियार में है। जबकि जो पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको लीगल मेडिकल प्रोफेशन का एक प्रोफेशन का बना के जो है वो पेश किया गया है। और मुझे लगता है कि जिन साहब ने ये बना के दिया है, ये पोस्ट बनाई है, उन साहब को भी अपने अंग्रेजी पे थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि आर्टिकल 153 क्या है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है काउंसिल की। 154 क्या है, उसमें उसका फंक्शन है कि क्या फंक्शन करना है। शेड्यूल 4 क्या है और लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है, और उसमें लेजिस्लेटिव लिस्ट में पॉइंट नंबर 11 क्या है। ये अब क्लेरिफाई जो है वो मैंने आपके सामने कर दिया है। मैंने जब से ये पोस्ट देखी है, मैं इस पे चाह रहा था कि अपने व्यूवर्स को सही हकायक जो हैं इसके मुतालिक जो है वो बयान करूं। तो जब मैंने इस पे तहकीक शुरू की तो सबसे पहले मैंने ये आर्टिकल जो है ये इसके पढ़े। इसके बाद मेरा एक भांजा है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाता है, पीएचडी उसने किया हुआ है, तो मैंने उससे डिस्कस किया। उसने फिर मुझे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भेजी है। ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 SCMR 1956। 36 सफ़हात पर ये फैसला जो है मुश्तमिल है और इस अपील का और जो वो टाइटल है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल वर्सेस मोहम्मद फहद मलिक है। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं क्योंकि 36 सफ़े जो हैं वो इसके पढ़ने बहुत मुश्किल हैं। और इसमें था ये कि पीएमडीसी का लेजिस्लेशन का इशू था। कॉलेजेस जो हैं वो हाई कोर्ट गए, इंट्रा कोर्ट में गए, फिर पीएमडीसी ने ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की और इस पर यह फैसला आया। आइन की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है और सुप्रीम कोर्ट ने आइन की इस आर्टिकल की 153 की, 154 की और जो फोर्थ शेड्यूल में जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की तशरीह जो है वो इस जजमेंट में की है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये हिस्सा है उसका जो ऊपर उन्होंने फैक्ट्स बयान किए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और नीचे फिर उन्होंने जो फैसला दिया उसका पहला हिस्सा ए है और उसमें वो लिखा हुआ है कि सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, डज नॉट हैव सुपरवाइजरी रोल नहीं रखती ओवर द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल
टू पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो उन्होंने फैसला दिया वो मुलाजा फरमा लीजिए कि पार्लियामेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट हैज एब्सोल्यूट एंड अनफेटर्ड अथॉरिटी टू मेक लॉज with respect to the matters enumerated in the federal legislative list without requiring any approval or assent from any forum or authority in the country इंक्लूडिंग CCI। चूंकि सदर मोहतरम ने फरमाया कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो मैं इसका उर्दू तर्जुमा भी जो है वो उनकी खिदमत में पेश कर देता हूं। तो आइए इसका उर्दू तर्जुमा भी देख लेते हैं और उससे आपको सारी चीज वाज़ेह हो जाएगी कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। पहला जो है जो ए है उसका तर्जुमा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का पार्लियामेंट के कामों पर निगरान किरदार नहीं है क्योंकि ये आइन के तहत पार्लियामेंट को जवाबदेह है। ये आइन के अंदर भी लिखा हुआ है, ये उस सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि ये पार्लियामेंट को जवाब देगी। जो दूसरा पोर्शन है फैसले का, जो जजमेंट का, वो कहता है कि पार्लियामेंट को बगैर किसी पाबंदी या रुकावट के फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दर्ज, वही जो हेल्थ, लीगल एंड अदर प्रोफेशन जो उसमें दर्ज हैं उसकी बात कर रहा है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दर्ज मामलात के हवाले से कानून बनाने का मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल इख्तियार हासिल है, जिसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट समेत मुल्क के किसी भी फोरम या अथॉरिटी से किसी मंजूरी या एसेंट की जरूरत नहीं। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया फैसला। अब फैसला आपने खुद करना है। और यहाँ जो उन्होंने आखिर में लिखा था कि उसकी मंजूरी के बगैर जो है वो ये जो फेडरल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ NHS R&C कर रही है या जो ड्राफ्ट बन रहा है उसको इख्तियार हासिल नहीं है इसकी मंजूरी के बगैर। तो अगर उस बात को दुरुस्त भी मान लें कि ये लेजिस्लेशन होनी है और ये वहां जानी है, तो लेजिस्लेशन का ड्राफ्ट तो किसी ने बनाना है और वो ड्राफ्ट सूबों ने तो नहीं बनाना, वो ड्राफ्ट फेडरल लिस्ट मौजूद है। ये फेडरल की लिस्ट है, ये फेडरल की ही किसी मिनिस्ट्री ने पहले ड्राफ्ट बनाना है ना। अभी तो वो बनने के मराहिल में है। मैं उसके हक में नहीं हूं कि वो जो जम करने की जो बात हो रही है मैं उसके हक में नहीं हूं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वही मैंने बयान की हैं और उसी पे मैंने बात की है। और अब भी मैं उसी पे बात कर रहा हूं कि अगर मैटर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना भी है तो ड्राफ्ट तो किसी ने बनाना है ना, और वो ड्राफ्ट फेडरल गवर्नमेंट में बनेगा और वो ड्राफ्ट बन रहा है। अगर वो चाहेंगे कि उसको कॉमन इंटरेस्ट की उसमें ले आए तो फिर वो इसमें ले आएंगे, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं ले आएंगे। अच्छा, यहां मैं अब आपको एक और भी बात बताऊं कि इसके बाद फिर हमने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके सेक्रेटेरिएट में राब्ता किया। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है और इंतहाई दरवेश किस्म के इंसान हैं। मैंने अपनी बहुत सारी लाइफ जो है वो गवर्नमेंट की मुलाजमत में गुजारी है। बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज, बहुत सारे डिप्टी सेक्रेटरीज, बहुत सारे डायरेक्टर जनरल और इस किस्म के लोगों के साथ वास्ता रहा है। लेकिन जो मैंने 20वें स्केल के एक उन ऑफिसर में जो खूबियां देखी हैं, जो इंसानी अकदार मैंने उनमें देखी हैं, वो मैंने आज तक किसी 20वें स्केल के ऑफिसर में नहीं देखी। तो हमारे उन दोस्त ने भी जब उनसे राब्ता कायम किया और फिर उसके बाद हमने भी उनसे राब्ता कायम किया, तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये कहना है कि कोई भी मैटर जब इस किस्म का आता है लेजिस्लेशन के हवाले से, तो हम ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साथ लगा के उसको वापस कर देते हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये इसके मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन जो है वो कर सकती है। तो फैसला अब आपके इख्तियार में है। हमने आपको आइन पढ़ के भी सुना दिया, हमने 4th लेजिस्लेटिव लिस्ट भी आपको पढ़ के सुना दी, और हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनके व्यूज भी जो है वो आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो अब फैसला जो है वो आप लोगों ने करना है कि ये पोस्ट जो लगाई गई वो किस हद तक दुरुस्त है।
मेरा मानना यह है कि देखें, इस काम को, इस लेजिस्लेशन को रोका जा सकता था और मैंने प्रॉपर टाइम पे जो है वो लोगों को इंटीमेट किया और इस लेजिस्लेशन को होम्योपैथ जो है वो रुकवा सकते थे। और मैंने कहा कि जी 4 सितंबर वाला जो नोटिफिकेशन है जिसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उस पर स्टे लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को इनवाइट किया गया और प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि काउंसिल नहीं एग्जिस्ट करती तो प्रेसिडेंट कहां से होगा। लिहाजा इस बेस पे जो है वो रिलीफ मिलने के बहुत ज्यादा इम्कानात थे। मैंने पहले कहा, उसके बाद जब ये फाइनल मीटिंग होने लगी तो उससे 3 रोज कबल भी मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था और उसमें इनसे, तमाम होम्योपैथ से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप इस स्टेज पे एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करें और उसमें अपना ये मौकफ बयान करें कि हमारी जो कौंसिल है उसकी नुमाइंदगी नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, अभी आपने प्रेसिडेंट को बुलाया है, प्रेसिडेंट नहीं है, तो जब तक प्रेसिडेंट हमारा नहीं आ जाता उस वक्त तक इस काम को जो है पेंडिंग कर दें। तो ये अदालत से बड़ी आसानी के साथ, मैं समझता हूं कि कोई अगर अच्छा वकील होता तो वो ये बड़ी आसानी के साथ इस प्रोसेस को रुकवा सकता था, स्टे ले सकता था। और मेरी अब भी गुजारिश है कि हम इस पे न रहें कि जी ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएगा और उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। हमें इस आखिरी स्टेज का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जिस स्टेज पे वो ड्राफ्ट जो है वो चल रहा है उस स्टेज पे अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए। अभी मिनिस्ट्री में है और अगर अभी वो ड्राफ्ट मिनिस्ट्री में ही है तो कोशिश करनी चाहिए कि मिनिस्ट्री के लेवल पे जो है उसको खत्म करवाया जाए। लेकिन चूंकि मिनिस्ट्री ने खत्म नहीं करना, मिनिस्ट्री के पास इतना इख्तियार ही नहीं है। अगर ऊपर से कैबिनेट डिवीजन के अहकामात हैं तो फिर मिनिस्ट्री उसकी पाबंद है उसको मानने की, तो उन्होंने तो उसको बनाना है। अब अगले जो मराहिल हैं उसके बाद वो जाएगा लॉ एंड जस्टिस डिवीजन में वेट होने के लिए। तो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन में कोशिश की जा सकती है कि वहां पे जो है वो उसको या तो रुकवाया जाए और या रुकता नहीं है तो फिर उसमें से जो वो नुकसानदेह जो तजावीज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको निकाला जाए। अच्छा, वहां पे भी अगर कामयाबी नहीं होती है, जिस तक कामयाबी वहां हो वहां से हासिल की जाए, फिर ये कैबिनेट डिवीजन में जाएगा। कैबिनेट में आप अपने कोई वुजरा को जो है वो तैयार करें और उनसे कहें कि जी ये चीजें इसमें गलत हैं। अगर कैबिनेट मान जाए कि जी इसको खत्म ही करना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं मानती और उसने इसको करना ही है तो फिर वो जो तजावीज गलत हैं वो उनको दुरुस्त कराया जा सकता है। वहां से भी अगर निकल जाता है तो फिर ये कायमा कमेटीज में जाएगा पहले। तो कायमा कमेटीज में जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको मिलना आसान होता है, उनको मिल लिया जाए और उनको जाके मिल के उनको ब्रीफ किया जाए और उसमें से जो नुकसानदेह तजावीज हैं वो खत्म कराई जाएं। और खास तौर पे जो सबसे नुकसानदेह होम्योपैथ के लिए तजवीज है वो ये है कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकता। तो ये तजवीज जो है वो इसको तो किसी सूरत होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भी जो अच्छी तजावीज हैं वो उसके अंदर ऐड की जाएं और जो गलत उसके अंदर जो प्रपोजल्स हैं, जो नुकसानदेह हैं, उनको खत्म किया जाए। तो ये मैंने आपके सामने तमाम तफसील जो है वो बयान कर दी है और मैं जनाब सदर मोहतरम की खिदमत में ये जो 36 सफ़ों का फैसला है ये व्लॉग अपलोड करने के बाद उनकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। उन्होंने मुझे आईने पाकिस्तान जो है वो गिफ्ट किया था, तो मैं उनकी खिदमत में ये सुप्रीम कोर्ट का 36 सफ़ों वाला जो जजमेंट है वो मैं उनकी खिदमत में पेश करूंगा। वो भी पढ़ लें और पढ़ने के बाद उन साहब को भी वो ये फैसला दिखा दें जिन आला साहब से इनकी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में जो है वो मुलाकात हुई थी। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।